वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर क्लास 10th का शुरू कीजिए। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट आपका जो है रियल नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे अगली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर ये आपका चैप्टर नेम है और चैप्टर नेम के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्लियर करेंगे। तो डेफिनेशन है रियल नंबर का, द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? ये एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है जिसमें रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों आ जाते हैं। इसके पहले 9th की क्लास में आपने रेशनल नंबर पढ़ा था अलग से और इरेशनल नंबर दोनों को अलग से पढ़ा था चैप्टर्स में। लेकिन अगर दोनों को एक साथ हम एक कलेक्शन में ले लेते हैं, एक ग्रुप में ले लेते हैं, तो वो जो ग्रुप होता है, वो जो ग्रुप कहलाएगा उसको रियल नंबर हम लोग बोलेंगे। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक ग्रुप है जो है, ये एक हमारे पास जो है ये रेशनल का ग्रुप है, जो है ये आपका रेशनल का ग्रुप है। और एक और आपके पास ग्रुप है ये, इसमें इरेशनल नंबर्स हैं। इसमें आपके रेशनल नंबर्स हैं और इस ग्रुप में आपके इरेशनल नंबर्स हैं। अगर मैं इन दोनों को ग्रुप्स को क्या करूं, मिला दूं, मिक्स कर दूं और एक बड़े से ग्रुप में इसको इंक्लूड कर दूं, तो ये जो बड़ा ग्रुप हमारा है ये ग्रुप आपका रियल नंबर कहलाएगा। ये ग्रुप जो है रियल नंबर कहलाएगा। तो ये बात क्लियर है कि रियल नंबर जो है वो एक कलेक्शन है। अगर हम इनके डिफिनीशंस के बाद अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो बोथ रेशनल नंबर के और इरेशनल नंबर इन दोनों के जो है एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। तो शुरू में जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जो आपके लिखे हुए हैं, ये तीन जो हैं आपके 3/4 -7/8 6/7, ये आपके रेशनल नंबर के एग्जांपल हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका √2 -√3 π√7 2√2 और एक लास्ट में 3√3 + 5। ये जो नंबर्स हैं ये आपके इरेशनल हैं। लेकिन ये सब एग्जाम्पल अगर हम एक साथ लिखते हैं तो ये आपका रियल नंबर में काउंट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम स्टार्ट करेंगे जो कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। और ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग केयरफुली देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, लेकिन यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में आप लोगों ने देखा एक ये नया वर्ड आपको मिल गया, एल्गोरिथम जो है। अब सबसे पहले हम क्या करें, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को क्लियर ना करके हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल्गोरिथम को क्लियर करेंगे कि आखिर एल्गोरिथम होता क्या है जो है। तो एल्गोरिथम में एक प्रोसेस होता है, एक सेट होता है प्रोसेस का। यहाँ पे देखिए एल्गोरिथम जो है क्या है, एल्गोरिथम इज अ प्रोसेस। एल्गोरिथम क्या है, एक प्रोसेस है और अ सेट ऑफ रूल्स, या तो क्या है एक सेट है रूल्स का, टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशंस और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस। मतलब क्या है इसका कि जिसको हम जो सेट ऑफ रूल्स है इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करते हैं या दूसरे भी जो है चीज़ों में हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग मैथ्स में इसको समझते हैं कि हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, तो सपोज करिए हमें कोई एक सिंपल सा ऐड करना है, फ्रैक्शन का ऐड करना है। सपोज करिए 1/2 है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है 1/3 है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। ये एक फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3। उसके बाद अब क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे 1 आएगा, 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 3 जा 6 मीन्स यहाँ पे यहाँ पे एलसीएम आएगा 6 आएगा। अब एलसीएम 6 आ गया। अब आप टेबल पढ़ेंगे 2 3 जा 6, तो उस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, प्लस 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 2 जा 6, तो उस 2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
उसके बाद देखिए ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे आप, 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2 1 जा 2 अपॉन में 6, और इसके बाद एक स्टेप और आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 3 और 2 को, क्या हो जाएगा 5 अपॉन 6। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कितने स्टेप्स में जो है इसको करना पड़ा। तो एक तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, एक ये हो गया सेकंड स्टेप, उसके बाद ये आ गया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में जा करके कहीं आपका आंसर आया। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं इनपुट, इस फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं इनपुट। और ये जो लास्ट में स्टेप आता है, ये होता है जो आंसर आपका आता है लास्ट वाला, वो होता है आउटपुट। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है, और ये जो बीच के बच गए, ये जो बीच के बच गए, ये जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रूल्स। और ये जो प्रोसेस हमने यूज किया, इसको सॉल्व करने का ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है वो एल्गोरिथम कहलाता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि आप इनपुट होना चाहिए। इनपुट वो होता है जो हमारा क्वेश्चन होता है, जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको इनपुट बोलते हैं। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी क्वेश्चन क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो जो आंसर हमारा होता है वो हमारा आउटपुट होता है। और जिस मेथड से, जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से जो है, जितने स्टेप्स में हम उसको सॉल्व करते हैं अपना आउटपुट पाने के लिए, अपना आंसर पाने के लिए, वो हमारा जो प्रोसेस होता है, वो जो सेट होता है, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। इसका डेली लाइफ में भी बहुत सारा यूज है। आप कोई भी देख लीजिए, कोई भी वर्क करते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू ही होता है, वो एक सेट होता है। उसमें आप जो है, जैसे सपोज करिए कि आपको कहीं जाना है, तो आप क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आप उसको, वो जो है डेस्टिनेशन चूज करते हैं कि कहाँ जाना है, और उसके बाद फिर डेस्टिनेशन को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्टेप्स को जो है, प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। या दूसरा एग्जांपल लिया जाए कि सपोज जो है आपको कुछ बनाना है, कुछ ड्रा करना है, तो आप ड्रा करने के लिए भी क्या करते हैं, उसमें जो है सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको क्या ड्रा करना है, कोई ना कोई इनपुट होना चाहिए, और उसके बाद आप किसी प्रोसेस में उसको यूज़ करेंगे उस प्रोसेसेस के द्वारा, और लास्ट में जब ड्रा हो जाएगा तो वो आपका जो है आउटपुट हो जाएगा, और बीच में जो प्रोसेस आपने यूज़ किया वो एल्गोरिथम हो जाएगा। तो ये जो है आपका एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम को हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं इनपुट, और ये जो सेट ऑफ रूल्स है ये आपका एल्गोरिथम है, और उसके बाद जो है आउटपुट। अच्छा, एल्गोरिथम का यूज क्यों करते हैं? एल्गोरिथम का यूज आउटपुट पाने के लिए किया जाता है। आउटपुट पाने के लिए हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि हमारा चैप्टर है। तो चैप्टर में हमारा फर्स्ट थ्योरम है। तो चलिए देखिए, यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, एक ग्रीक मैथमेटिशियन है। इन्होंने जो है क्या किया, डिवीजन एल्गोरिथम एक दिया। उन्होंने कहा फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दी हुई हैं, सपोज वो ए है और बी है, पहली ए है और दूसरी बी है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होल नंबर। तो उसमें एक यूनिक होल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, जिसको हम क्यू कह सकते हैं और आर कह सकते हैं। और इनमें जो है, इन चारों में जो रिलेशन होगा वो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में इस टाइप का रिलेशन बनेगा। और आर को उन्होंने डिफाइन किया है कि आर की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए या 0 के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन बी से हमेशा लेस रहेगी। देखने में एकदम नया लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये नई चीज़ नहीं है। आपने डिवीज़न पढ़ा होगा, तो सपोज करिए कि मैं कोई आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 27, और इसमें आपको डिवाइड करना है 4 से जो है। तो सपोज कर लीजिए कि लेट a इज इक्वल टू आपका है 27 एंड b इज इक्वल टू 4 है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 4 का डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 3। ये 3 जो है ये, अब आपने पढ़ा है
कि ये जो 27 है इसको क्या कहते हैं, इसको डिवाइडेंड बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं। ये जो 4 है ये क्या होता है, ये आपका डिवाइजर होता है। ये जो निकल करके आता है इसको क्वोशेंट बोलते हैं, यानी भागफल। और जो रिमाइंडर में बचता है वो आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। इसको जो है, अब आप समझिए, इसको आप क्या करते थे, स्मॉल लेटर के डी से डिनोट करते थे, इसको कैपिटल लेटर के डी से डिनोट करते हैं, ये स्मॉल लेटर के आर से डिनोट होता है, और क्वोशेंट आपका स्मॉल लेटर क्यू से डिनोट होता है। इन चारों में जब आप क्या करते हैं, चेक करने के लिए कि आपका डिवीजन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो चेक करने के लिए आप क्या करते थे, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसी का यूज करते थे। यही जो है आपका जो चेक करने के लिए, डिवाइड चेक करने के लिए आप जो यूज करते थे जिस फॉर्मूले का, इसी को डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। अब देखिए डिवाइडेंट यहां पे अगर आप जो है इसके लिए कैपिटल डी रखते हैं, डिवाइजर के लिए स्मॉल डी रखते हैं, क्वोशेंट के लिए आप क्या रखते हैं, क्यू रखते हैं, और रिमाइंडर के लिए आप क्या रखते हैं, आर रखते हैं, तो ये रिजल्ट निकल करके आता है। अब देखिए डी क्या है आपका, डिवाइडेंट, और डिवाइडेंट को आपने क्या कंसीडर किया है, ए कंसीडर किया है, तो हम इसको ए रख सकते हैं। और डी जो आपका है ये डिवाइजर, डिवाइजर को आपने क्या कंसीडर किया है, बी, तो इसको बी रख सकते हैं। क्वोशेंट आपका क्यू ही रहेगा और रिमाइंडर आर रहेगा। देखिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में बन गया। अब आर के बारे में इन्होंने डिफाइन किया है, अब आर पे थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं। आर की वैल्यू उन्होंने कहा है कि आर जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन b से हमेशा लेस होगा, b से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो अब आप समझिए जो है ये रिमाइंडर आपका क्या हो सकता है, रिमाइंडर इसमें, इस सिचुएशन में, इस केस में रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता। 4 के लिए उन्होंने कहा ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सोचिए, अगर रिमाइंडर आपका 4 होता, यहाँ पे 3 ना होता, यहाँ सपोज करिए 4 होता, तो ये देखिए 4 और 4 1 टाइम टेबल जाता, 4 1 जा 4, और ये कैंसिल ना हो जाता। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर के इक्वल नहीं आ सकता। अगर डिवाइजर के इक्वल आता है तो फिर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो क्लियर होगा आपको, शायद आई होप आपको ये थ्योरम्स क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन कर सकते हैं, और इसके बारे में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।